नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अशोक के 13वें शिलालेख से। और अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की है तथा साथ ही सम्राट अशोक के हृदय की परिवर्तन के बारे में भी 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है। और साथ ही पड़ोसी राजाओं के संबंध का भी उल्लेख 13वें शिलालेख में मिला है। ठीक है। और 14वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर जो भी शिलालेख उसने लिखा है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जितने भी शिलालेख लिखा है उसमें उसके अतिरिक्त उसने और भी काम करे हैं, लेकिन जो कि उन शिलालेख में जो उसके बारे में बताया नहीं गया है उसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है। और मतलब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए भी प्रेरित करने के लिए भी उसमें वर्णित है। ठीक है, लिखा हुआ है। तो ये था 14 शिलालेख में। अब हम बात करेंगे कुछ अतिरिक्त शिलालेख के बारे में, जो कि है पहला शिलालेख है वो है आपका शहबाजगढ़ी, जो कि जिसकी लिपि थी खारष्टी लिपि, जो पेशावर में था और जो पाकिस्तान में है। ठीक है। और दूसरा शिलालेख है मनशेरा, जिसकी लिपि है खारष्टी और जो हजारा जिला पाकिस्तान में है। और तीसरा शिलालेख है सासाराम, जिसकी लिपि है ब्राह्मणी और जो रोहतास जिला बिहार भारत में है। और चौथा शिलालेख है धौली, जिसकी लिपि है ब्राह्मणी, जो कि पूरी उड़ीसा में है। और पांचवा है एरागुडी, जिसकी लिपि है ब्राह्मणी। ठीक है। और जो कि चित्रदुर्ग मैसूर में है। और छठी है पाली गुड्डू, जिसकी भी लिपि क्या है ब्राह्मणी है। और जो अभी मठ कर्नाटक में है वैराट, जिसको भार्गु भी कहते हैं, जिसकी लिपि है ब्राह्मणी और ये जयपुर में राजस्थान में है। और उसके बाद है कलसी, जो कि 8वीं है, जिसकी लिपि है ब्राह्मणी, जो देहरादून में उत्तराखंड में है। और 9वीं है गिरिनार, इसकी भी लिपि ब्राह्मणी है, जो जूनागढ़ के पास कठियावाड़ा गुजरात में है। ठीक है। और 10वीं है सोपारा, जिसकी लिपि है ब्राह्मणी, जो थाने के पास महाराष्ट्र में है। और उसके बाद 11वीं है जौगढ़, जिसकी लिपि है ब्राह्मणी, जो गंजाम जिला उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में दो शिलालेख हैं, जो पहला है धौली और दूसरा है जौगढ़। ठीक है। और उसके बाद आपका 12वां है रूपनाथ ब्राह्मणी, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 13वां है एरागुड्डी ब्राह्मणी, इसकी भी लिपि ब्राह्मणी है और यह है कुरनाल आंध्र प्रदेश में है। तो ये दोस्तों ये अतिरिक्त शिलालेख थे जिनको आपको याद करना है। ठीक है, ये भी पेपर में आ सकते हैं। ठीक है। और अब हम बात करेंगे अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में, जिसको हम लघु अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है। तो भार्गु अभिलेख एक ऐसा अभिलेख था जिसमें अशोक ने खुद को मगध सम्राट बताया है। ठीक है। भार्गु अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा करी है। भार्गु अभिलेख में ही इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्मा और संघ की चर्चा करी है। अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं। स्तंभ लेख मतलब जो खंबे जैसा होता है, खंभों पे कुछ लिख देना और फिर मतलब कुछ लिख देना ही उसको कहते हैं स्तंभ लेख। मतलब स्तंभ मतलब होगा खंबा, उसमें कुछ लिख देना तो हो गया स्तंभ लेख हो गया। तो पहला स्तंभ लेख है रूपनंदई अभिलेख। ठीक है। रूपनंदई अभिलेख हो गया, जो कि स्तंभ लेख था, जो कि नेपाल में था। ये नेपाल के लुम्बिनी में है, ये अरमाई लिपि में है। ये सबसे छोटा अभिलेख है। ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा ना करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा करी है। उसके बाद कौशाम्बिक अभिलेख है, जो कि यूपी में है। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी करुआवती द्वारा दिए गए दान के बारे में बताया है, चर्चा करी है। और इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था। उसके बाद है टोपारा अभिलेख, ये हरियाणा में है और इसे फिरोजाबाद तुगलक ने दिल्ली तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। मेरठ अभिलेख ये यूपी में है और पहले ये मेरठ में था, फिरोजाबाद तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। रामपुरा अभिलेख ये बिहार के चंपारा में है। इसकी खोज 1872 ईसा में कार्लायन ने की। ठीक है। उसके बाद है लोरिया नंदगढ़, ये बिहार के चंपारण में है।
ये कहाँ पर है? बिहार के चंपारण में है। क्या है? लोरिया नंदगढ़ है। उसके बाद है लोरिया अरेराज, ये बिहार के चंपारण में है। तो कितने स्तंभ लेंगे? लेख है 7 है। पहला है रूपनंदेई अभिलेख, दूसरा है कौशाम्बिक अभिलेख, चौथा है टोपारा अभिलेख, तीसरा है टोपारा अभिलेख, और चौथा है मेरठ अभिलेख, और पांचवा है रामपुरा अभिलेख, और छठा है लोरिया नंदनगढ़, और सातवां है लोरिया अरेराज। ठीक है। अब हम बात करेंगे निगाली सागर अभिलेख के बारे में। निगाली सागर अभिलेख ये नेपाल में था, नेपाल में है। ठीक है। इस स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने राज अभिषेक के 12वें वर्ष निकाली सागर गया था। मतलब इसी अभिलेख से पता चलता है कि अशोक जो है अपने राज अभिषेक के 12वें वर्ष वो कहाँ गया था? निकाली सागर गया था, तथा कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया था। मतलब उनके स्तूप में जो लिखा होता उसमें कुछ चीजें और भी ऐड करा था। संवर्धन मतलब कुछ चीजें ऐड करना, उसमें कुछ संवर्धन करना। ठीक है। अब हम बात करेंगे सर-ए-कुना अभिलेख। सर-ए-कुना अभिलेख ये अफगानिस्तान के कंधार से मिला है, जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में है। ठीक है। और अरमाइक भाषा में है। ओके, अरमाइक भाषा में। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान यानी कि पुत्र हैं। ठीक है। मैं एक माँ की भांति उसके संसारिक मतलब उसके मतलब कि बाल बच्चे एनीथिंग जो भी चीजें, तथा परलौकिक मतलब कि धर्म के साथ कोई गलत ना काम करे, इसके जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योगधाम यानी कि आया को देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज को की देख रेख के लिए एक राजुक को नियुक्त किया है। राजुक मतलब कि जो कि जैसे एक डीएम की तरह होते हैं, तो वो अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो राजुक के पास जाकर उसके अपने समाधान के लिए उससे शिकायत कर सकते हैं, या फिर उसको कोई दिक्कत होती है उससे सहायता मांग सकते हैं। ठीक है। राजुक अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं और गलत व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। ठीक है। अशोक के गुहा लेखों की संख्या 3 है, जो बिहार में गया के निकट बराबर के पहाड़ी की गुफा में स्थित है। ठीक है। यहाँ 3 गुफाएं हैं। तो गया के बराबर की पहाड़ियों में 3 गुफाएं हैं। इसमें स्थित गुहा लेखों में आजीविकों को दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर जो इन गुफाओं के मतलब गुहा लेख क्या होता है कि गुफाएं होती हैं, गुफा के तो दीवार होते हैं मतलब गेट होते हैं, उनपे लिख देना ही गुहा लेख होता है। ठीक है। तो इनके गुहा लेखों पर ये लिखा हुआ था कि आजीविकों को दिए गए दानों का उल्लेख मिलता है कि ये चीज उन्होंने आजीविकों को दिया था। इन गुफाओं के गेट पे लिखा हुआ था, तो उनको दिया हुआ था, उसको हम बोलते हैं गुहा लेख। तो दोस्तों, तो ये थी अशोक के स्तंभ लेख के बारे में, अशोक के शिलालेख के बारे में, और यहाँ तक थी। तो आपको दोस्तों इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे अशोक के धम्मा यात्रा, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, मौर्यकालीन मुद्रा, मौर्यकालीन संगठन, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था आदि चीजों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।